हाय एवरीवन, दिस इज अक्षित कुमार, स्टूडेंट आश्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम कल ही आने वाला है एंड काफ़ी सारे यहाँ पे बच्चे स्केप्टिकल है कि क्या करना है, कैसे करना है, पेपर की अप्रोच कैसे होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट समहाउ। क्योंकि लोग इंग्लिश को साल भर पढ़ते नहीं है एंड एग्जाम के एंड ऑफ द डे सोचते हैं कि अब कैसे हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनो, आज की इस वीडियो में मैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी सभी को कवर करूंगा। कैसे सेक्शन ए में तुम फुल 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हो, सेक्शन बी में तुम्हारे को कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट क्या होगा, सभी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एंड लिटरेचर में कैसे आंसर्स को फ्रेम करना है, इवन इफ तुम्हारे को आंसर नहीं आता डायरेक्ट, तब भी आंसर कैसे लिख के आओगे तुम, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, तुम्हारे को इस सेक्शन को करने के लिए 3 घंटे होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे इग्नोर चीज क्या होता है कि भाई तुम रीडिंग टाइम को ढंग से यूटिलाइज नहीं करते। तुम्हारे को मैं एकदम बढ़िया सी स्ट्रैटेजी दूंगा कि कैसे रीडिंग टाइम में तुम अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो तुम्हारे को रीडिंग टाइम को 15 मिनट को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। पहला 5 मिनट्स एंड दूसरा 10 मिनट्स। इन 2 टाइम में तुम्हारे को क्या करना है, पहले फर्स्ट 5 मिनट्स में तुम्हारे को राइटिंग सेक्शन पे जाना है। पेपर मिला तुम्हें, तुम्हारे को फटाफट से राइटिंग सेक्शन पे आ जाना है। इसमें तुम्हारे को क्या करना है, फर्स्ट 5 मिनट्स में राइटिंग सेक्शन में तुम्हारे को डिसाइड करना है कि क्या क्या तुम्हारे को लिख के आना है, लाइक कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। क्योंकि लिटरेचर में रीड कर लोगे तो दिमाग में लिटरेचर चलता रहेगा एंड बाकी सारे क्वेश्चन पे फोकस नहीं हो पाता। इसलिए सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस को रीड कर ले एंड देख ले कि कौन से अटेम्प्ट करने। इसमें भी कैसे तुम्हारा अप्रोच होगा उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले रीडिंग टाइम की बात बता रहा हूँ कि पहले 5 मिनट में क्या करना है, ठीक है। उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है इसमें। उसके बाद बाकी का जो तुम्हारा 10 मिनट बच गया, उसमें तुम सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन होगा या फिर दूसरा क्वेश्चन होगा, ए बी 2 होते हैं ना, तो उनमें से एक क्वेश्चन को तुम्हारे को पूरा का पूरा बैठ के सॉल्व करना है। इसकी अप्रोच कैसे होगी, ध्यान से सुनो। इन 10 मिनट में तुम्हारे को कैसे करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के कुछ 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एकदम प्रूवन मेथड है ये कि भाई अगर तुमने इस मेथड को फॉलो करा है तो तुम्हारे एक भी नंबर नहीं कटने वाले, वेदर बी इन एमसीक्यू या फिर एक रिटन क्वेश्चन होगा। कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले तुम्हारे को जो काम करना है दैट इज टू रीड द क्वेश्चंस ऑफ द पैसेज। पैसेज रीड नहीं करना, पैसेज रीड नहीं करना, सबसे पहले तुम्हारे को पैसेज के क्वेश्चंस को रीड करना है। पैसेज के क्वेश्चंस को रीड करने से क्या होगा, तुम्हारे को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि भाई तुम्हारे को पैसेज में ढूंढना क्या है, कि क्या क्या डेटा, क्या क्या कंटेंट मेरे को पैसेज से ढूंढ कर निकालना है, किस टाइप का पैसेज है, तुम्हारे को क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे को एक आइडिया लग जाएगा कि पैसेज किस टाइप का होगा, फैक्चुअल होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा या आर्गुमेंटेटिव होगा। इससे क्या पता चलता है कि तुम्हारे को आंसर फ्रेमिंग करनी कैसे है, ठीक है। जो लिखने वाले आंसर होते हैं उसमें आंसर तुम्हारे को कैसे लिखना है। उसके बाद तुम्हारे को क्या करना है, अंडरलाइन द पॉइंटर्स दैट यू रिमेंबर फ्रॉम द क्वेश्चन एंड मार्क डायरेक्ट क्वेश्चंस फर्स्ट एज यू फाइंड देयर आंसर्स। तुम्हारे को क्या करना है, तुमने क्वेश्चन रीड कर लिया, उसके बाद तुम पैसेज पे आओगे। पैसेज पे जैसे जैसे तुम्हारे को याद आया कि ओके, क्वेश्चन में था कि व्हाट वाज द एज ऑफ अमांडा, ठीक है, तो तुम्हारे को मिला कि ओके अमांडा की एज 19 लिखी हुई है। तुमने उसको वहीं पे अंडरलाइन कर लिया। वहीं पे क्वेश्चन पेपर में तुम हल्का सा पेंसिल चलाओगे ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत चलता है। तो तुम 19 यहाँ पे लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन कर लिया एंड उसके बगल में तुमने लिख लिया कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, वहीं पे लिख के खत्म कर दिया, ठीक है। बाकी नोट डाउन करने में कितना ही टाइम लगेगा, हार्डली 2 मिनट, ठीक है। तो तुमने वहीं पे नोट डाउन कर लिया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन के आंसर मिलते जा रहे हैं, जो तुम्हारे को जितने याद है उन सबको अंडरलाइन वहीं करके खत्म कर देना, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में तुम्हारे को कुछ वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भी, सिनोनिम एंटोनिम, ग्रामर के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें तुम्हारे को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वोकैबुलरी में, उसके लिए क्या करना है कि तुम्हारे को सराउंडिंग सेंटेंसेस के देखना है कि उसका मतलब क्या निकल रहा है। फॉर वोकैबुलरी क्वेश्चंस लुक एट सराउंडिंग वर्ड्स फॉर कॉन्टेक्स्ट। जो तुम्हारे सेंटेंस में जो बाकी के वर्ड्स दे रखे हैं उनसे कॉन्टेक्स्ट समझो कि इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है। आराम से वोकैबुलरी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं आता। तुम पीवाईक्यूज उठा के देख लेना, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन जब पूरा कंप्लीट हो गया, सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया, सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगर तुम्हारे पास फिर भी टाइम बचता है तो तुम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एमसीक्यू के क्वेश्चंस को चेक करोगे, क्योंकि और कुछ चेक करने के लिए लायक है भी नहीं। लिटरेचर तुम चेक नहीं कर सकते, उसमें क्या ही चेंज करना है, तुमने एक बार लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है। राइटिंग सेक्शन में तुम फॉर्मेट्स तुमने जैसे था तुमने लिख दिया, उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस कहाँ हो सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में, जो कि तुम्हारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में गलत मैक्सिमम हो सकते हैं। तो लास्ट में टाइम
बचता है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एक बार जरूर चेक कर लेना, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का स्ट्रैटेजी। उसके बाद आओ सेक्शन बी पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो सेक्शन बी में हमारे को कुछ चीजें दे रखी है। सबसे पहला जो आता है हमारा वो होता है नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग इतना सिंपल दे रखा है ना, बिल्कुल भी इसमें फंसना नहीं है। मैं तुम्हारे को एक बार क्लियर कर देता हूँ कि नोटिस राइटिंग लिखते कैसे हैं, पूरा फॉर्मेट बता देता हूँ। देखो ये रहा क्वेश्चन एंड ये रहा उसका आंसर, रिटन फॉर्मेट में है। ये टॉपर की आंसर शीट है, तो ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से भी उठाकर लेकर आओ, बेस्ट चीज़ें लेकर आता हूँ मैं। देखो सबसे पहले तो तुम्हारे को क्या क्या करना है, दैट इज सबसे टॉप पे लिखना है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी क्वेश्चन में ऑर्गेनाइजेशन का नेम ले रखा है उसको टॉप पे सेंटर करके लिखने वाले हो। उसके बाद द वर्ड नोटिस, तुम नोटिस वर्ड को लिखोगे एंड उसके बाद बिल्कुल कैपिटल में लिखना है, वर्ड नोटिस को कैपिटल में लिखना है एंड उसके बाद तुम्हारे को डेट डालनी है। देखो लाइन नहीं छोड़नी है, यहाँ पे नोटिस और डेट के बीच में लाइन नहीं छोड़ा गया, तो लाइन तुम्हारे को नहीं छोड़नी। उसके बाद हेडिंग आएगा या सब्जेक्ट आएगा कि ये नोटिस किसके रिगार्डिंग है, उसका एक समरी लिख दिया लाइन में, ठीक है, एक ये लाइन दे दिया। देन एक्चुअल बॉडी या फिर कह लो कंटेंट तुम्हारे को लिखना है। कंटेंट में तुम्हारे को क्या क्या ध्यान देना है, सबसे पहले तो ऑडियंस को एड्रेस कर देना है कि किन के लिए नोटिस है ये। उसके बाद डेट वेन्यू ड्यूरेशन ये सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है जो भी तुम्हारे को अनाउंसमेंट करना है उसके रिगार्डिंग। एंड लास्ट में एक लाइन लिखकर एंड कर देना है। एंड ध्यान रखना कि नेम एंड डेजिग्नेशन ज़रूर लिखना, ऐसा नहीं कि भाई इतना ही लिख दिया उसके बाद ख़त्म। नेम एंड डेजिग्नेशन ज़रूर लिख देना। यहाँ पे नेम लिखा एंड यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख दिया एज मेंशन इन द क्वेश्चन, ठीक है। एंड ध्यान रखना यहाँ पे इसको बॉक्स में करते हैं, पेंसिल से बिल्कुल एक बॉक्स बना देना। नोटिस हमेशा एक बॉक्स में होता है, बॉक्स बनाने के नंबर हैं, बॉक्स अगर नहीं बनाओगे तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट के अंदर आता है कि एक नोटिस जब भी लिखा जाता है तो उसको एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। तो तुम एक पेंसिल से बॉक्स ड्रॉ कर लेना पूरा नोटिस कंप्लीट होने के बाद, कि देख लेना कि कितने लाइन लग रहे हैं। ये तो हो गया भाई सिंपल नोटिस का हमारा। अब नोटिस के बाद आता है हमारा फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनविटेशन एंड रिप्लाई। इसमें भाई इतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो रखा है कि कार्ड कब यूज़ करना है, लेटर कब यूज़ करना है, ये सबसे बड़ा मेन कंफ्यूजन है। क्योंकि फॉर्मल इनफॉर्मल पहचानने में तुम्हारे को एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है जिस बंदे को तुम ये लेटर या इन्विटेशन या रिप्लाई लिख रहे हो, बस तुम्हारे को ये देखना है। फॉर्मल अगर रिलेशन है तो फॉर्मल लेटर जाएगा या कार्ड जाएगा, अगर इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल जाएगा। सिंपल से तुम्हारे को रिलेशनशिप देखना है। दोस्त को लिखोगे तो इनफॉर्मल जाएगा, भाई बहन को लिखोगे, माता पिता को लिखोगे तो इनफॉर्मल जाएगा। अगर किसी चीफ गेस्ट को लिख रहे हो, अगर किसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को लिख रहे हो तो उसके लिए फॉर्मल जाएगा। सिंपल सी बात। अब देखो कार्ड कब यूज करना है, लेटर कब यूज करना है, जहां पे सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। कार्ड तभी आएगा व्हेन अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज टू बी इनवाइटेड। अगर एक ग्रुप ऑफ पर्सन को एड्रेस कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तब जाकर तुम कार्ड का फॉर्मेट यूज करोगे। एंड कार्ड हमेशा एक बॉक्स में होगा, ध्यान रखना कार्ड का फॉर्मेट हमेशा बॉक्स में होता है, ठीक है। लेटर कभी भी बॉक्स में नहीं होता, लेटर कभी भी बॉक्स में नहीं होता, कार्ड बॉक्स में होता है। एंड कार्ड कब लिखना है, जब एक नंबर ऑफ ऑडियंस को तुम एड्रेस कर रहे हो, इन्वाइट कर रहे हो तब। लेटर कब जाएगा, व्हेन अ सिंगल पर्सन इज टू बी इनवाइटेड। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि हो गया हमारा, हम इनवाइट कर रहे हैं आरबीआई के चीफ गवर्नर को, ठीक है, आरबीआई के चीफ गवर्नर को हम इनवाइट कर रहे हैं, तब एक लेटर जाएगा, क्योंकि हम एक सिंगल पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं। अगर मान लो कि हम एक स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं, तो पेरेंट्स इन जनरल काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं, तुम सबको पर्सनली जानते नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं, इसीलिए एक कार्ड जाएगा, ठीक है, जब नंबर ऑफ पीपल को इन्वाइट कर रहे हैं। तो ये तुम्हारे को डिस्टिंक्शन समझना पड़ेगा। एंड आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एनी क्वेश्चंस कमेंट कर देना, मैं उसको सभी को क्लियर कर दूंगा। एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी पर्सनली तो तुम मेरे से टेलीग्राम पे बात कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे कि भाई कार्ड का फॉर्मेट क्या होता है, भैया एक बार दिखा दो। तो कार्ड का बेसिकली फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, बिल्कुल एक सेंटेंस में होता है कार्ड। कोई भी पंचुएशन मार्क्स, कोई भी फुल स्टॉप्स नहीं डाले जाते इसमें, एक ही लाइन में पूरा का पूरा कार्ड एंड किया जाता है। एंड ये कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनता है। तुम देख सकते हो क्वेश्चन एंड उसका आंसर मैंने दे रखा है फ्रॉम टॉपर्स आंसर शीट, देख लो। उसके बाद आते हैं हमारा लेटर का जो फॉर्मेट होता है। लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है, तो लेटर का जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। तुमको मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है एंड इसका आंसर दे रखा है, इसको तुम एक बार चेक कर लो एंड ध्यान से देख लो कि भाई ऐसा होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे होगा, एड्रेस यहाँ पे होगा, डेट यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक लाइन छोड़ी गई है, ध्यान से देखना, एक लाइन छोड़ी गई है, एक लाइन छोड़ी गई है यहाँ पे दो जगह।
उसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ा गया है। तो लाइन कहाँ कहाँ छोड़ना है तुम्हारे को इसका ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के नंबर मिलते हैं या फिर कह लो नंबर कट जाते हैं नहीं करने के, ठीक है। तो इसको फॉर्मेट के अंदर आता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है दैट इज एप्लीकेशन फॉर जॉब, बायोडेटा, रिज्यूमे और लेटर टू द एडिटर। अब देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, देखो जॉब एप्लीकेशन लिखें या लेटर टू द एडिटर लिखें, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ उस चीज़ को जो कन्फ्यूजन बन रखता है। देखो अगर तुम्हारे को क्रिएटिव राइटिंग में दिमाग नहीं लगाना, नहीं दिमाग लगाना कि मैं क्या लिखूं, कंटेंट सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, जॉब एप्लीकेशन के लिए जाओ, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मेट पे होता है। फॉर्मेट तुमने एक बार जॉब एप्लीकेशन का रट लिया, सेम फॉर्मेट हर जगह छिपेगा एंड उसमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, कुछ भी क्रिएटिव राइटिंग नहीं लगती, उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है एंड मार्क्स कन्फर्म मिलते हैं। तो अगर तुम्हारे को बढ़िया बढ़िया मार्क्स चाहिए तो जॉब एप्लीकेशन लिख दो, इसमें फॉर्मेट के नंबर फुल मिल जाते हैं एंड एज सच कुछ कंटेंट के नंबर उसमें होते नहीं है, ठीक है। कंटेंट इसमें एक्चुअली में होता भी नहीं है कुछ। लेटर टू द एडिटर में तुम्हारे को एक प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ता है, एडिटर को बताना पड़ता है कि भाई हमारे सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है या फिर हमारे कॉलोनी में ये प्रॉब्लम है, पानी की दिक्कत है, ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें तुम्हारे को क्रिएटिव राइटिंग दिखाना पड़ता है कि कितने क्रिएटिवली तुम उस आंसर को फ्रेम कर रहे हो, ठीक है, कितने क्रिएटिवली तुम उसको लिख रहे हो। तो इसमें अगर तुम्हारे को इतना दिमाग नहीं लगाना, नहीं कर पाते हो तो सिंपली गो फॉर जॉब एप्लीकेशन एंड अगर कर सकते हो तो लेटर टू द एडिटर कर लेना, बट सबसे ज़्यादा जो ईजी होता है दैट इज जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। बस इसमें फॉर्मेट का ध्यान रखना। अब बात करते हैं आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग की, तो इन दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए, किसमें हमारे को मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाले हैं। देखो आर्टिकल राइटिंग में देखो तुम्हारे को क्या होता है कि तुम्हारे को ज़्यादा इसमें दिमाग लगता है, यानी कि क्रिएटिव राइटिंग ज़्यादा होती है। अब रिपोर्ट राइटिंग में क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में तुम्हारे को क्वेश्चन में काफ़ी ऐसी सारी कंटेंट दे रखे होते हैं कि किसके अराउंड लिखना है। जैसे मान लो कि कोई डिजास्टर हुआ या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ, तो उस एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ कंटेंट तुम्हारे को क्वेश्चन ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है एंड उससे मिला जुलाकर तुमको बस उस क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उसमें कंटेंट दे रखा है उसको एक्सटेंड करना पड़ता है, राइट। एंड आर्टिकल राइटिंग में तुम्हारे को एक टॉपिक पे पूरा का पूरा एक 120 टू 150 का एक पूरा पैसेज लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि भाई इसमें तुम्हारे को स्टार्टिंग से पूरा लिखना पड़ेगा एंड रिपोर्ट राइटिंग में तुम्हारे को जो कंटेंट दे रखा है उसको बस एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर तुम रिपोर्ट राइटिंग लिख लोगे तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा बेटर होंगे। आर्टिकल राइटिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, क्रिएटिव राइटिंग लगता है, काफ़ी सब्जेक्टिव है कि एग्जामिनर तुम्हारे को जो चेकर है वो कैसा मार्क्स देगा। रिपोर्ट राइटिंग में तो अगर तुमने एक बार पॉइंटर्स कवर कर दिए जो जितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो एक तो वहाँ से मार्क्स कन्फर्म हो ही गए, बाकी तुमने जो एक्स्ट्रा लिख दिया उसके अलग से मार्क्स मिलेंगे। तो रिपोर्ट राइटिंग इज ऑलवेज बेटर देन आर्टिकल राइटिंग। आई होप इन दोनों में क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। एनी क्वेश्चंस प्लीज कमेंट कर देना, तुरंत से आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट आ जाओ, सेक्शन सी की बात करते हैं, ठीक है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेक्शन सी की बात करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि भैया लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखें, इतना लंबा आंसर हम कैसे फ्रेम करें। तो ध्यान से सुनो, किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को आंसर करने के लिए तुम्हारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला जो भी क्वेश्चन है उसका इंट्रोडक्शन। अब बोलेंगे भैया हमारे को तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, हम कैसे लिखेंगे, वो भी बताओ ना। तो ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए भी है। तो तुम्हारे को सबसे पहले क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होगा, मान लेते हैं तुम्हारे को जो क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर नहीं पता, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है आंसर नहीं पता, लेट्स से थर्ड लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, उसका आंसर नहीं पता। तो अब तुम्हारे को क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में तुम्हारे को सबसे पहले चैप्टर की जो ओवरऑल समरी है काइंड ऑफ, या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ तुम्हारे को लग रहा है कि तुम्हारे को कुछ तो याद है तो उसको लिख दो, या फिर चैप्टर की एकदम सिंपल सी 1-2 लाइन में समरी डाल दो, ठीक है। इंट्रोडक्शन में तो ये हो गया कि हमने एक चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को तुम आंसर करते हो, लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ो या फिर मीडियम क्वेश्चन पे भी आते हैं, तो हमेशा एक इंट्रोडक्शन जरूर डालना, ठीक है। उसके बाद हमारा एक्चुअल कंटेंट स्टार्ट होगा कि भाई क्वेश्चन जो पूछा उसको हम एड्रेस करेंगे, आंसर करेंगे। अब नहीं आता तो उसमें तुम पूरी की पूरी चैप्टर की समरी एंड थोड़ा बहुत क्वेश्चन से रिलेट करके लिख देना, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, उसमें तुम्हारे दिमाग नहीं लगाना। लेकिन अगर तुम्हारे को आता है तो कैसे इसको फ्रेम करना है ताकि मैक्सिमम मार्क्स मिले एंड एग्जामिनर नंबर ना काटे। तो इसके लिए क्या करना है, कंटेंट में तुम्हारे को डायरेक्टली डील करना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको डायरेक्ट आंसर करना है जो भी क्वेश्चन में दिया गया है कंटेंट में। अब कैसे पता चलेगा कि कंटेंट कैसे लिखना है, तो देखो मैंने एक PDF दे रखा है इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उसका PDF तुम्हारे को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर देख लेना। उसमें मैंने सभी चीज़ें डिटेल में लिख दी हैं कि कैसे किन किन आंसर को आंसर करना है। क्वेश्चंस आंसर सारे चैप्टर वाइज दे रखे हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, लिटरेचर के सारे चैप्टर्स कवर कर दिए हैं।
अगर तुम एक बार उसको देख लोगे तो तुम्हारे को समझ में आ जाएगा कि भाई आंसर कैसे किया जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कैसे आंसर करना होता है, तो तुम्हारे को उसमें समझ में आ जाएगा कंटेंट लिखा कैसे जाता है, डायरेक्टली कंटेंट जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस कैसे किया जाता है। तो ये तो बात हो गई कंटेंट की। उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में बेसिकली क्या होगा, इंट्रोडक्शन प्लस कंटेंट, इन दोनों की समरी उठा के छेप दी तुमने कंक्लूजन में, तुम्हारा वर्ड लिमिट रीच हो गया, तुम्हारा आंसर खत्म हो गया। ठीक है, कंटेंट जो एक्चुअल जो होगा ना, जो इंट्रोडक्शन है उसके बाद तुम एक लाइन ज़रूर छोड़ देना ताकि पता चले कि ओके यहाँ पे जितना लिख रखा है वो तो ठीक है इंट्रोडक्शन है, उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ में लिख रखा है वो एक्चुअल कंटेंट है। तो तुम्हारे को उस कंटेंट के बेसिस पे वो जो एग्जामिनर है वो मार्क्स दे देगा। एंड लास्ट में एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इस बच्चे को पता था कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया एंड उसने उसको एड्रेस कर दिया, अच्छे से एक कंक्लूजन भी लिख दिया, तो तुम्हारे को फुल में फुल नंबर दे देगा। ठीक है, आई होप ये सेक्शन सी भी तुम्हारे को क्लियर हो गया होगा। सारी चीज़ें मैंने बता दी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तुम कमेंट कर देना, मैं तुम्हारे को आंसर कर दूंगा। एंड इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी पर्सनली तुम टेलीग्राम पे आ सकते हो, वहाँ पे हमारा एक ग्रुप भी है डिस्कशन करने के लिए। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।